नमस्कार। डायस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी डायस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डायस एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के अंत में दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अभी आप एक समाचार सुने होंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए सभी विषयों के 30% पाठ्यक्रम को घटा दिया है। तो सभी विद्यार्थियों के मन में एक कौतूहल हो रहा होगा कि आखिर में क्या हमारे सिलेबस से कम कर दिया गया और अब बोर्ड परीक्षाओं के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो आज हम आपके इसी कौतूहल का समाधान करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आज हम हिंदी विषय से शुरू करते हैं। हिंदी अनिवार्य विषय है और इसका परीक्षा में आप पिछले कई सालों से देख रहे होंगे लगातार कि सबसे अधिक विद्यार्थी हिंदी विषय में ही फेल होते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि हम इसे अपेक्षाकृत ज्यादा समय नहीं देते गणित और विज्ञान अंग्रेजी के तुलना में। तो हमें अगर सही दिशा में सही मार्गदर्शन मिले कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो हम अच्छे अंक ला सकते हैं कम मेहनत करके भी। तो आइए शुरू करते हैं ये जानना कि सबसे पहले ये जानते हैं कि सरकार ने हमारे सिलेबस से पाठ्यक्रम से किन किन वस्तुओं को घटा दिया है। तो सबसे पहले देखिए कि आपको पता है कि हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में 3 किताबें पढ़नी होती हैं। एक गद्य का है, एक पद्य का भाग है, एक संस्कृत है और एक व्याकरण। 4 भाग है इसके, गद्य, पद्य, संस्कृत, व्याकरण और खंड काव्य। तो खंड काव्य को पढ़ना है। गद्य में से ये 3 पाठ हटा दिए गए हैं। क्या लिखूं, जिसके रचयिता पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, और ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। पानी में चंदा और चंदा पर आदमी, जिसके रचयिता जयप्रकाश भारती हैं। तो ये 3 पाठ गद्य से हटा दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन 3 पाठों से जो व्याख्या लिखने के लिए आता था या लघुत्तरीय प्रश्न आते थे वो नहीं आएंगे, और इन तीनों रचनाकारों पर जीवनी, इन तीनों लेखकों की जीवनी लिखने के लिए नहीं आएगी परीक्षा में। और पद्य से भी ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चीजें हटा दी गई हैं। पहली बात, सुमित्रानंद पंत जी का चंद्रलोक में प्रथम बार कविता। सुमित्रानंद पंत ने की 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में है, चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। तो ध्यान रखें कि उसमें से केवल एक कविता हटाई गई है, चंद्रलोक में प्रथम बार। महादेवी वर्मा की भी 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में है, हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति। तो उसमें से केवल वर्षा सुंदरी के प्रति को हटाया गया है, हिमालय से अभी भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। माखनलाल चतुर्वेदी की भी 2 कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में शामिल थी, जवानी और पुष्प की अभिलाषा। तो उसमें से केवल जवानी कविता को हटाया गया, पुष्प की अभिलाषा अभी भी हमारे पाठ्यक्रम में बना हुआ है। केदारनाथ सिंह की नदी कविता हटा दी गई है और अशोक वाजपेयी की जुआ जंगल कविता हटा दी गई है। जैसा कि आपको पता है, अशोक वाजपेयी की एक और कविता की भाषा एकमात्र अनंत है, वो भी हमें पढ़ना है। तो वो अभी भी बरकरार है हमारे सिलेबस में। तो ध्यान रखें कि इन 5 कविताओं को हटाया गया है। चंद्रलोक में प्रथम बार, वर्षा सुंदरी के प्रति, जवानी, नदी और युवा जंगल, ये हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। इनसे संबंधित व्याख्या वाले प्रश्न या इसके मूल भाव, केंद्रीय भाव या सारांश जैसे प्रश्न अब नहीं आएंगे। संस्कृत से 2 पाठ हटाए गए, केम किन्न वर्धते, अन्योक्ति विलासा। इन दोनों से बहुत ज्यादा प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते थे, किंतु दुर्भाग्यवश इन दोनों पाठों को हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है इस वर्ष के लिए। तो इन दोनों पाठों को नहीं पढ़ेंगे। व्याकरण वैसे भी बहुत कम है बोर्ड के लिए, लेकिन उसमें से भी व्याकरण के पोर्शन को कम किया गया है। समास में से कर्मधारय और बहुव्रीहि समास को नहीं पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड की परीक्षा के लिए हमें कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व और द्विगु ये 4 समास पढ़ने थे। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास को जब हटा दिया गया तो बचे द्वंद्व और द्विगु समास। तो अब हमें केवल द्वंद्व और द्विगु समास पढ़ना है। संधि 2 ही पढ़नी थी, वृद्धि संधि और यण संधि। तो वृद्धि संधि को हटा दिया गया है पाठ्यक्रम से। इसका मतलब कि अब केवल हमें यण स्वर संधि पढ़ना है। शब्द रूप में 6 शब्दों के शब्द रूप में याद करने होते थे, तद, युष्मद, फल, मति, नदी और मति। उसमें से तद और युष्मद के शब्द रूप को हटा दिया गया है।
तो इसका मतलब यह है कि हमें 4 शब्दों के शब्द रूप याद करने हैं। फल, मति, नदी और मधु। इन 4 शब्दों के शब्द रूप अब हमें याद करने हैं। धातु रूप हमें 4 शब्दों के याद करने होते थे, पठ धातु के, हस्त धातु के, दृढ़ धातु के और पच धातु के। इसमें से 2 धातुओं को हटा दिया गया, दृढ़ धातु और पच धातु के। पच धातु को अब हमें केवल पठ धातु और हस्त धातु के शब्द रूप 5 लकारों में याद करना है और उसी से संबंधित प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब प्रश्न उत्तर यह है कि हमें पढ़ना क्या है। तो हमें गद्य में इन 4 पाठों को पढ़ना है। मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता। मित्रता पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ममता कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं और भारतीय संस्कृति के लेखक देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। जैसा कि आपको पता है, गद्य से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन पे आधारित गद्यांश दिए गए होते हैं, इन पाठों के गद्यांश दिए रहते हैं और हमें उनका व्याख्या लिखना होता है या उस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और ये गद्यांश जिस पाठ से लिए गए हैं उसके लेखक का नाम बताना होता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें सावधानी पूर्वक इन गद्यांशों, इन पाठों का अध्ययन करना होगा, ठीक से पढ़ना होगा, जिससे कि हमें बता सके, इसमें से आए गद्यांश को हम बता सकें। और एक चीज और, ये जो 4 पाठ हैं इन चारों के लेखकों की जीवनी बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इन्हीं 4 पाठों के लेखकों की जीवनी परीक्षा में पूछी जाएगी। फिर पद्य भाग आता है जो थोड़ा बड़ा है, उसमें सूरदास के पद, तुलसीदास के वनपथ पर और धनुषभंग, रसखान के कवित्व सवैये, बिहारी लाल के दोहे, रामनरेश त्रिपाठी की रचना, मैथिली शरण गुप्त की रचना, महादेवी वर्मा का सिर्फ एक पाठ हिमालय से, पंत जी की केवल चीटी कविता और माखला चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा कविता, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी की समाधि पर, श्यामनारायण पांडे की हल्दी घाटी, अशोक वाजपेयी की भाषा एकमात्र अनंत है। इतनी सारी कविताएं पढ़नी होंगी आपको। जैसे कि पता है, गद्य से भी पद्य से भी पद्यांश दिए गए रहते हैं और हमें उनका सौंदर्य, काव्य सौंदर्य लिखना रहता है, उसकी व्याख्या लिखनी रहती है और ये बताना होता है कि दिए गए गद्यांश का कि रचयिता कौन है। और इन कवियों की में से किसी एक की जीवनी लिखनी होती है। तो जैसा कि आप जान गए, हमारे पाठ्यक्रम में सूरदास, तुलसीदास, रसखान और बिहारी लाल हैं, रामनाथ त्रिपाठी जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, पंत हैं, माखला चतुर्वेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, श्यामनारायण पांडे हैं और अशोक वाजपेयी हैं। तो अक्सर सूरदास, तुलसीदास, रसखान और बिहारी में से किसी एक कवि का जीवन परिचय परीक्षा में आ ही जाता है। तो अगर हम इतना पढ़ लें तो निश्चित तौर पर किसी न किसी कवि की जीवनी हमें लिखने को मिल जाएगी। संस्कृत में भी बहुत सारे पाठ थे, उसमें से 2 पाठों को हटा दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, केन किम वर्तते और नियुक्ति विलासा जो बचे हुए पाठ हैं, वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर, छंदोग्योपनिषद, खष्टोध्याय, भारतीय संस्कृति, वीरः वीरेण पूज्यते, जीवन सूत्राणि, आरुषि, श्वेत केतु संवाद। इन पाठों से ही अब हमारी परीक्षा में गद्यांश या पद्यांश दिया रहेगा और हमें उसकी व्याख्या लिखनी होगी, उसका अनुवाद लिखना होगा। और संस्कृत से एक और प्रश्न आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो इसके लिए आप कुछ महत्वपूर्ण श्लोक इन पाठों से याद कर लेंगे, ठीक से लिखने का अभ्यास कर लेंगे, सही लिखने का अभ्यास कर लेंगे, 2 अंक निश्चित ही आप प्राप्त कर लेंगे। खंड काव्य मेवाड़ मुकुट देवरिया और कुशीनगर के बच्चों को पढ़ना पड़ता है, उनके पाठ्यक्रम में है। तो मेवाड़ मुकुट हमें पुनः पढ़ना है और मेवाड़ मुकुट के बारे में जानिए कि मेवाड़ मुकुट से 4 प्रश्न अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो इसमें से कोई न कोई परीक्षा में आना ही है। मेवाड़ मुकुट का सारांश, महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण, इसको ठीक से याद करें, भामाशाह का चरित्र चित्रण और दौलत शाह। तो ये हमारे 5 विषयों के पाठ्यक्रम हो गए जो हमारी परीक्षा में 4 खंड जो है उनके पाठ्यक्रम हो गए जो हमारी परीक्षा में इस बार पूछा जाएगा। और ये जीवनी भी हमने फिर से यहाँ संकेत किया है कि किस लेखक की जीवनी या किस कवि का जीवन करके आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि हम जब इन लेखकों की जीवनी पढ़ें या इन कवियों का जीवन परिचय पढ़ें
तो उसमें से इनकी रचनाओं को ठीक से याद करें कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, क्योंकि जो पहला प्रश्न हमारा आता है कि किसकी रचना है, तो इसमें सब प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हीं में से पूछा जाता है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण है और अंक दिलाने वाला जो भाग है, जो आपको पूरी तरह से अंक दिलाता है, ये या तो इसमें 0 पा जाएंगे या पूरे अंक पाएंगे। तो हम अगर ठीक से सही दिशा में पढ़ें, उन्हीं बातों को पढ़ें जो परीक्षा में पूछे जाने हैं, तो हम पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है? पहले रस में कोई कमी नहीं की गई है। हास्य रस और करुण रस 2 ही रस में पढ़ने हैं, अब भी पढ़ने हैं। छंद भी हमें 2 ही पढ़ने थे, अब भी 2 छंद पढ़ने हैं, सोठा छंद और रोला छंद। अलंकार 3 पढ़ने हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। संधि में से एक संधि घटाई गई है, वृद्धि संधि अब नहीं पढ़नी है, केवल यण स्वर संधि पढ़नी है अब हमें। समास में भी पहले 4 पढ़ने थे, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व और द्विगु। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास को हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, अब हमें केवल द्विगु और द्वंद्व समास पढ़ना है। आपको पता है उपसर्ग 22 है, लेकिन हमें केवल 11 उपसर्गों के बारे में पढ़ना है। अ, अन, सह, अभि, अधि, अनु, उप, अप, निर, परि, सु। उपसर्गों से 2 तरह से प्रश्न आते हैं कि इन उपसर्गों को लगाकर शब्द बनाइए, अथवा शब्द दिए गए रहते हैं उसमें से उपसर्ग को अलग करिए। उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करिए। तो ध्यान दें, प्रत्यय आई, त्व, ता, पन, वट, हट और वा, इन प्रत्ययों को लगाकर नए शब्द आपको बनाने होते हैं। शब्द रूप में केवल 4 शब्द रूप आपको याद करने हैं, फल, मति, नदी और मधु। धातु रूप में भी अब केवल पट और हस के 5 लकारों में रूप याद करने हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ लेना है। पर्यायवाची शब्दों को पढ़ लेना है, धरती, आकाश, दिन, रात, बादल, पर्वत, समुद्र, कमल, माता, पिता, फूल, वृक्ष, नदी, गौ इत्यादि, और भी जो आप याद कर सकें। गद्य का इतिहास भी पढ़ना है हमें। पहला और दूसरा प्रश्न इसी पर आधारित होता है। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इसी को छायावाद और छायावादोत्तर काल भी कहते हैं। और पद्य के इतिहास में हमें रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्य काल भी कहते हैं, और आधुनिक काल। आधुनिक काल 4 हिस्सों में विभाजित है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इन 4 भागों में विभाजित है। तो इससे हमेशा प्रश्न पूछता है इन कालों की विशेषताओं के बारे में, तो आप ध्यानपूर्वक इनको पढ़ लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगामी परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि सही दिशा में किया गया काम हमेशा सफल होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको आगे भी, और इसके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि भविष्य में भी आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।